साथियों, आज की रैली का सबसे प्रमुख मुद्दा था आर्टिकल 19, जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का राइट देता है। यानी प्रत्येक नागरिक को अधिकार है कि प्रत्येक नागरिक अपनी बात को अभिव्यक्त कर सकता है, संगठन बना सकता है, संगठन चला सकता है, अन्याय अत्याचार के विरोध में रैली कर सकता है, धरना कर सकता है, प्रदर्शन कर सकता है। ये अधिकार संविधान का आर्टिकल 19 सभी लोगों को देता है। फूले साहू अम्बेडकरी विचारधारा समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित विचारधारा है और इस विचारधारा के आधार पर अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार देश के सभी नागरिकों को संविधान ने दिया। लेकिन देश में देखने में ये आ रहा है कि इस अधिकार को कुचलने का काम प्रशासन के माध्यम से किया जा रहा है। जैसे किसानों के विरोध में सरकार ने 3 कृषि कानून बनाए और उन काले कानूनों के विरोध में आर्टिकल 19 के तहत जब किसानों ने दिल्ली में प्रदर्शन शुरू किया तो उस प्रदर्शन के लिए किसान दिल्ली में न आ पाए, इसलिए सड़क पर कील लगाने का काम खुद प्रशासन के लोगों ने किया। केवल इतना नहीं तो देश में एनआरसी सीएए का कानून जनता के विरोध में जब बनाया गया और 19.5 लाख लोगों को डिटेंशन कैंप में डाला गया, इसके विरोध में भारत बंद का आंदोलन पूरे देश भर में भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से हुआ और देश में प्रशासन के ही लोग इस आंदोलन को जगह जगह पर प्रेशर बनाकर रोकने का काम करते हुए दिखाई दिए। इस देश में विद्यार्थियों के भविष्य की चिंता इस सरकार को नहीं है। जब विद्यार्थी पढ़ाई करता है उसका पर्चा लीक हो जाता है और जब पर्चा लीक हो जाता है उसके विरोध में विद्यार्थी प्रदर्शन करता है तो विद्यार्थियों को ही 4 डंडे लगाकर अंदर करने का काम किया जाता है। इस देश में अगर महिलाओं पर दुष्कर्म की घटना होती है तो दुष्कर्म के दोषियों को सजा होना चाहिए। इसके लिए जब आंदोलन चलाया जाता है तो उस आंदोलन को ही कुचलने का काम किया जाता है। आज वर्तमान समय में अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ, एक बात बताकर बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद संचालक महोदय। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम इस देश में आजाद हो सकते हैं। अगर आपके दिमाग में किंतु परंतु हो तो मैं बता दूं कि 9 अगस्त 1942 को इस देश में गांधी जी के नेतृत्व में, ये राष्ट्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देश नियंत्रण में, और सबसे पहले इस देश का हुक्मरान बनना है तो हमें संगठन के अनुशासन में रहकर ही बड़ा काम कर सकते हैं। संगठन का अनुशासन हमें राजा बनाने का रास्ता बताता है। उस रास्ते पे हम चलते हैं तो निश्चित है इस देश के आने वाले समय में इस देश के हुक्मरान बन सकते हैं। मेरी बात आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुनी, इसलिए सभी बहुजन मूल निवासी क्रांतिकारी साथियों को जय जवान, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद सर। ये थे वीर सिंह राणा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद। मैं आगे की कड़ी में
विचार मंच पर विचार मंच पर निमंत्रित करना चाहता हूँ माननीय विद्या ज्योति मैडम, बहुजन भारत मुक्ति मोर्चा महिला आघाड़ी संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष मैडम को विनती करता हूँ। धन्यवाद संचालक महोदय। सबसे पहले कुछ बोलने से पहले मैं अपने महानायक और महानायिकाओं को नमन करते हुए उनके अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बावन मेश्राम जी सहित सारे हमारे साथी बुद्धिजीवी साथी मंच पर उपस्थित हैं और भारत के कोने कोने से हमारी मूल निवासी महिला साथी, बुजुर्ग माता और बहने और गार्जियन और साथियों को, भाइयों को, सभी को मेरे तरफ से जय मूल निवासी साथियों। बहुत ही खुशी की बात है कि दुश्मनों ने हमको ललकारा है, इसलिए हम लोग अपने हक अधिकार के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बावन मेश्राम जी के आह्वान पर जो हमारे 26 से 30 दिसंबर 2025 में राष्ट्रीय अधिवेशन को रोका दुश्मनों ने, आरएसएस ने, मोहन भागवत ने और बीजेपी सरकार ने, उसका मुंह तोड़ जवाब हम लोग देने के लिए भारत के कोने कोने से आए हुए हैं। मैं एक महिला हूँ और महिलाओं की स्थिति इस चाहे कांग्रेस सरकार की हो चाहे बीजेपी सरकार में हो, बद से बदतर है। हम महिलाओं के साथ इतना अत्याचार हो रहा है कि आज के रेट में हम देखें तो 2 साल बच्ची के ऊपर भी बलात्कार हो रहा है और 80 से 90 साल की महिलाओं के ऊपर भी हो रहा है। और इतना ही नहीं, 2 साल की बच्ची को रेप करके उसके शरीर में रक्त को डाल रहा है। हमारी 7 लाख महिलाएं उससे ऊपर के आंकड़ा में रेप करके और उसको लापता किया जा रहा है। इससे दर्दनाक क्या होगा? जो बीजेपी का सरकार है उसमें लॉकडाउन के समय हमारी गांव की मजदूर प्रवासी महिलाओं ने रोड पे बच्चे पैदा की। और हम एक महिलाओं से पूछना चाहते हैं कि जिस समय हम बच्चे को जन्म देते हैं तो हमें कितना दर्द होता है, और कामना कीजिए कि उस दर्द को झेलते हुए, ब्लीडिंग को होते हुए अपने गोद में हमारी महिलाएं कोसों कोसों दूर घर गई। हमारे बच्चे भूख से बिलखते मर गए, पानी के बिना मर गए। लेकिन हमारे मजदूर साथी अपने बच्चे को जानने नहीं दिए उनकी माताओं को कि हमारा बच्चा मर गया है। इसलिए बहुत सी समस्या है और इस समस्या का समाधान तभी होगा जब हमारी भारत की महिलाएं इस आंदोलन में तन मन धन के साथ सहयोग करेंगी। मैं भारत मुक्ति मोर्चा महिला संघ की राष्ट्रीय अध्यक्षा होने के नाते सबसे अपील करती हूँ कि आप लोग इस संगठन में भरपूर साथ सहयोग देंगी। इसी आशा उम्मीद के साथ मुझे यहाँ बोलने का अवसर मिला, इसके लिए आभार व्यक्त करती हूँ। आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद। पुनः सभी को जय मूल निवासी जय भारत बोलते हुए मैं अपनी बातों को यही विराम देती हूँ। धन्यवाद मैडम। इसके बाद में मैं विचार मंच पर मार्गदर्शन करने के लिए भीम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीधर साळवे सर इन्हें विनती करता हूँ कि वह कम समय में अपनी बात रखें। सर्वप्रथम परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, शाहू महाराज, ज्योतिबा फुले, इनको मैं वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। मंच पर उपस्थित भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के आयोजक वामन मेश्राम साहब और उनके सभी सहयोगी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। और यहाँ उपस्थित जैन सलाब जो वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व पे आया हुआ है, सभी मेरे साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आप सभी को पता है कि ये जो आंदोलन आरएसएस मुख्यालय के ऊपर में जाने के लिए आंदोलन तैयार किया गया था और इसमें सभी
संगठन ने मिलकर एक विशाल आंदोलन खड़ा किया और इस आंदोलन में आप सब लोग आए हैं। मुझे पूरा विश्वास था कि ये आंदोलन में लाखों की संख्या में आएंगे और उसी वैसा ही आंदोलन यहाँ देखने को मिला है। और ये आंदोलन के जो प्रमुख थे वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में ये जन सैलाब यहाँ पर आया हुआ है। तो ये सिद्ध होता है कि वामन मेश्राम साहब एक शेर नहीं, एक बब्बर शेर है और बब्बर शेर के ये सिपाही है, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। साथियों, मैं आरएसएस की बात करना चाहता हूँ क्योंकि ये मंच आरएसएस के खिलाफ आंदोलन करने के लिए ये बना हुआ है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि 7 फरवरी और 8 फरवरी को मुंबई में आरएसएस ने ये घोषणा की थी कि सावरकर को भारत रत्न अवार्ड मिलना चाहिए और वो अवार्ड की बार बार वो चर्चा करता है। आरएसएस के लोग सावरकर की अच्छाइयां बताते हैं कि उसने काला पानी की सजा किया है और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा हुआ है। वो इसलिए बताना चाहता है कि वो उसकी बुराई छुपाना चाहता है। उसकी जो बुराई थी, जो अंग्रेजों की दलाली करता था, अंग्रेजों ने दलाली के माध्यम से उसे 60 रुपए पेंशन दी थी और उस पेंशन को छुपाने के लिए उसे भारत रत्न देने की बात करते हैं। तो मेरा ये मानना है, अगर भारत रत्न अगर सावरकर जैसे व्यक्ति को दिया जाता है तो भारत रत्न का जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। इसमें भी मोहन भागवत ने एक बात को उसने एक बड़ी गहराई से कही है। उसने ये बात कही है कि अगर भारत रत्न सावरकर को अगर मिलता है तो भारत रत्न का मान सम्मान बढ़ेगा। यानी जो रत्न मिलने वाला था वो रत्न का सम्मान कब बढ़ेगा, जब सावरकर को भारत रत्न मिलेगा। तो साथियों, हमारे महापुरुषों को जितने भी भारत रत्न मिले हैं उनके साथ इन्होंने अपमान किया है, उनका अपमान करते हुए हमेशा से आ रहे हैं। और ये जो ब्राह्मणवादी लोग रहते हैं, ब्राह्मण विचारधारा के लोग रहते हैं, ये नीच लोग रहते हैं, इन्होंने नीच को जन्म दिया हुआ रहता है। आज तक हमारे भारत देश में जितने भी अन्याय अत्याचार होते हैं वो उसके संस्थापक अध्यक्ष है। इनके माध्यम से ही ये घटना घटती है, ये रेप और बलात्कार की घटना घटती है। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ है, आपका नाम इतिहास में लिखना चाहिए क्योंकि वामन मेश्राम के साथ में आप लोग उपस्थित हुए। आप लोगों का नाम, जब देश हमारा आजाद होगा, जब देश हमारा ब्राह्मणों से आजाद होगा तो ये आपका नाम इतिहास में लिखा जाएगा। जय भीम, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर। मैं आगे की कड़ी में माननीय निशा मिश्रा मैडम, भारत मुक्ति मोर्चा राष्ट्रीय प्रचारक, इनसे विनती करता हूं कि वो यहाँ पर आके अपनी बात रखें। सभी साथियों को विनती है कि वो इस साइड में जो खड़े हैं, यह दुर्व्यवस्था हो रही है, कृपया आप वहां पर ही बैठ जाइए या फिर सामने आकर बैठिए। धन्यवाद। धन्यवाद संचालक महोदय। बोल 85, बोल 85। भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का आज आरएसएस मुख्यालय देशव्यापी विशाल महारैली में आप सभी जो आए हुए हैं, मेरे सभी भाई बंधुओं को मेरा फिर से जय मूल निवासी। अभी तो हमने हथियार छोड़े हैं, हमने अपनी बंदूकें और अपनी तलवारें छोड़ के कलम हमने बेच के कलम हाथ में ली है। हमें छेड़ने की ताकत या गुस्ताखी मत करो आरएसएस बीजेपी वालों, क्योंकि हमारे अंदर 500 महारों का खून दौड़ रहा है। तुमने बहुत बड़ी भूल किया है। ओडिशा के अंदर दी हुई परमिशन को रद्द कर दिया। तुमने सोचा कि हम लोग घर पे बैठ जाएंगे। ये तो सिर्फ झांकी है, अभी पिक्चर अभी आके बाकी। साथियों, सिर्फ 22 तारीख टारगेट था। मोहन भागवत उससे पहले ही भाग गया। मोहन भागवत भाग गया है। आप सोच लो, अभी हम लोगों ने अभी सिर्फ 22 तारीख का ऐलान किया था। हमने मोहन भागवत को घर से भागने के लिए नहीं कहा था, लेकिन फिर भी भाग गया। इन यूरेशियनों को इस भारत देश से भागने का या डरने की कोई जरूरत नहीं है।
लेकिन हम मूल निवासियों को छेड़ो मत। हमारे जो अधिकार है, हम शांतिपूर्ण लोग का है और शांतिपूर्ण काम कर रहे हैं, तो हमें अपना काम करने दो। हमारे हक अधिकार को तुम छीन रहे हो, इसको हम किसी भी हालत में छीन देने वाले नहीं। हमारी महिलाओं के साथ में बलात्कार होता है, सामूहिक बलात्कार होता है, और बलात्कार होने के बाद उसको मार दिया जाता है, मार डालते हैं। ये अन्याय हम लोग सहन करने वाले नहीं। पुरुषों के साथ में, बच्चों के साथ में, बूढ़ों के साथ में, बुजुर्गों के साथ में अन्याय अत्याचार हो रहा है। वो अत्याचार अब हम सहने वाले नहीं है। ओबीसी की जातीय आधारित गिनती होकर रहेगी। ओबीसी की जातीय आधारित के साथ सबकी जातीय आधारित गिनती होगी और उनके ही परसेंटेज के अनुसार उनको अधिकार दिए जाएंगे। मैं वामन मेश्राम साहब का धन्यवाद करती हूँ कि हम सोई हुई प्रजा को तुमने जगाया है। हम सोई हुई प्रजा को आपने जगाया है। मेश्राम साहब, आप सिर्फ एक हमको आदेश दीजिए, आप सिर्फ हमको एक आदेश दीजिए, हम पूरे के पूरे भारत के अंदर जन सैलाब फैला कर रहेंगे और बाबा साहब अम्बेडकर का जो शासन गति सत्ता बनाने का जो उनका सपना था, हम शासन गति सत्ता पर बैठकर हम राजा बनने का काम करेंगे। आप लोगों ने मुझे सुना, और सुभाष चंद्र बोस कहते थे, क्या कहते थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, लेकिन मैं आप लोगों को कहती हूँ, तुम मुझे पसीना दो, आजादी मैं तुम्हें दूंगी। धन्यवाद साथियों, आप लोगों ने मुझे सुना। जय भीम, जय मूल निवासी। धन्यवाद मैडम। मैं विचार मंच पर माननीय रविंद्र सिंह शेखावत जी, राष्ट्रीय प्रभारी क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ नई दिल्ली, इनसे विनंती करता हूं कि वह विचार मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। साथियों, आगे की कड़ी में मैं मार्गदर्शन करने के लिए माननीय दासाराम नायक सर, बहुजन मुक्ति पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन्हें विनंती करता हूं कि वह विचार मंच पर आकर अपनी बात रखें। साथियों, जय मूल निवासी, जय सेवालाल। साथियों, कामचेप और भारत मुक्ति मोर्चा का 5 दिन का अधिवेशन हमारा उड़ीसा में थे, वो परमिशन भी दे दिया। हम लोग 2 करोड़ खर्चा भी कर दिया, पूरा तैयारी कर दिया। आधे लोग उड़ीसा भी पूछ गया, आरएसएस वाले। अचानक परमिशन बंद कर दिया साले। अरे परमिशन दे दिया, परमिशन दिया, ग्राउंड परमिशन दिया, वाटर परमिशन दिया, करंट परमिशन दिया, सारा परमिशन दे दिया, और हम लोग 1.5 करोड़ टेंट को पैसे भी पे कर दिए। और 50 दिन से टेंट लगातार चालू है काम। अधिवेशन शुरू था, ब्राह्मणों का इतना मिर्ची लग गया, इतना मिर्ची लग गया, इतना डर गया। हम क्या, हमारा पास मेश्राम साहब के पास क्या हथियार है, बंदूक है, बोली है, क्या है, बोली। अरे आरएसएस ब्राह्मण बोली से इतना डरता, मुझे अभी मैं हैरान हूं। अरे आरएसएस का अभी हेडक्वार्टर के साथ मिलिट्री है, बंदूक है, बॉर्डर मिलिट्री है। अभी देखे आप लोग सोशल मीडिया में, कोई हमारा पास कोई हथियार गिथियार बंदूक छुरी नहीं है। हम उड़ीसा में हम अधिवेशन में क्या चर्चा कर रहे थे, विश्लेषण कर रहे थे, और एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को जागरूक कर रहे थे हम लोग। वो जागरूक विश्लेषण बोली से आरएसएस, बजरंग दल, बीजेपी डर गए, इतना डर गए, आंदोलन करना पड़ा। आंदोलन करके हमारा अधिवेशन वॉकआउट किया। क्यों हम लोग परमिशन रद्द कर दिया? तो हम लोग संविधान के अनुसार हम लोग भी हमारा आंदोलन शुरू कर दिया। हम लोग, हमारा क्या है, फूले साहब अम्बेडकर का विचारधारा है, मूल निवासी का विचारधारा है, एससी एसटी बीसी का विचारधारा है, ब्राह्मणों का विचारधारा, हिंगेवार गोलवालकर ब्राह्मणों का विचारधारा है, आरएसएस बीजेपी का ओनर मालिक ब्राह्मण है, भारत मुक्ति मोर्चा का कामचेप का मालिक ओनर मेश्राम साहब ने है।
अरे ब्राह्मण को इतना डर, सेंट्रल में गवर्नमेंट है तेरा, सेंट्रल में गवर्नमेंट है। 1 ईयर के पहले मोदी कैबिनेट में एक डिसाइड किया, क्या किया, ओबीसी का गिनती करेंगे, ओबीसी का 3,500 जाति है, उसका गिनती करेंगे और गिनती के अनुपात हम हक अधिकार देंगे बोल के कैबिनेट में रेजुलेशन पास किया 1 ईयर बैक। किस वजह से किया, किस वजह से किया? भारत में कांग्रेस पार्टी ने मुद्दा उठाया ओबीसी का। अरे बीजेपी पावर में है, अपोजिशन में कांग्रेस है। ये भारत में 140 करोड़ पॉपुलेशन है, उसमें 70 करोड़ पॉपुलेशन ओबीसी का है, पिछड़ों का है। कभी राहुल गांधी पार्लियामेंट में 100 एमपी है, उसका अपोजिशन में 100 एमपी, कभी ओबीसी का गिनती करो। अरे जानवर का गिनती है, कुत्ते का गिनती है, अच्छा कुत्ते कितने हैं, बेकार जंगली कुत्ते कितने हैं, देश में जानवर कितने हैं, गिनती है। इंसान ओबीसी भाई का गिनती नहीं है। ये मुद्दा वामन मेश्राम साहब ने भारत मुक्ति मोर्चा के वजह से सारा भारत में चर्चा हुआ, तो आरएसएस को बीजेपी की मिर्ची लग गया, मिर्ची लग गया। क्या ओबीसी जागरूक हो जाएगा और बीजेपी ब्राह्मणों का सरकार खत्म हो जाएगा, इसलिए हमारा अधिवेशन रोकने का प्रयास किया। तो आज ओबीसी का मुद्दा सारा भारत में एक एजेंडा बन गया। आज रीजनल पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी भी ओबीसी का एजेंडा पे चर्चा कर रहा। सारा भारत पे अलग अलग ओबीसी संगठन, हमारा बाम साहब का भारत मुक्ति मोर्चा का एजेंडा चर्चा कर दिया। आरएसएस वाले रोकते क्या? मोहन भगवत ओबीसी का गिनती को रोकते तू विदेशी है, तू विदेशी है, तू देशी नहीं है। देशी का ओबीसी का गिनती करते तो गिनती रोकने के लिए बाम साहब का भारत मुक्ति मोर्चा का अधिवेशन रोका। हम नहीं रोकेंगे, हमारा नेशनल ओबीसी मोर्चा है और भारत मुक्ति मोर्चा है। इस माध्यम से सारा भारत में ओबीसी को जागरूक करेंगे हम लोग और ओबीसी का गिनती करेंगे। और आज सारा भारत में एजेंडा बन गया, ओबीसी का गिनती करना ही कर रहा है। नहीं करेगा तो भारत छोड़ना पड़ेगा ब्राह्मणों को। और सेकंड, ईवीएम मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसको चलाने वाला कौन है? ब्राह्मण है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वोट चोरी करेगा। अरे अमेरिका, जापान, यूरोप में बैलेट पेपर से चुनाव होता, इलेक्शन होता। भारत में ईवीएम द्वारा इलेक्शन हो रहा। ये ईवीएम मशीन को चलाने वाले कौन है? ब्राह्मण है। आज कांग्रेस का मालिक ब्राह्मण, बीजेपी का मालिक ब्राह्मण, दोनों का मां आरएसएस ब्राह्मण। इनका विरोध में फूले साहू अंबेडकर का विचारधारा से हमारा संगठन गांव गांव तक पूछना चाहिए और हमारा मुद्दा के लिए, हमारा एजेंडा के लिए आने वाले समय हम अभी मांगने वाले हैं। हम लोग, हमारा ओबीसी का गिनती करो, हमारा आरक्षण दो, हमारा संविधान लागू करो, मगर देने वाले ब्राह्मण है। संविधान हमारा फेवर में है, मगर संविधान ब्राह्मणों का हाथ पे है। वो संविधान हमारा हाथ पे लेना है, हम मांगने वाले नहीं। एक समय में, आने वाले समय में हम लोग देने वाले बनाने के लिए मेश्राम सर आंदोलन चला रहा है। ये आंदोलन में आप लोग भागीदारी होना चाहिए। जय फूले, जय साहू, जय अंबेडकर, जय सवालाल। थैंक यू। धन्यवाद माननीय दासाराम नायक सर। साथियों, आगे की कड़ी में मैं विचार मंच पर अपनी बात रखने के लिए माननीय डॉक्टर अनिल कुमार माने सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी युवा प्रकोष्ठ, इन्हें विनंती करता हूँ। साथियों, आज वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में आप लाखों के तादाद में आरएसएस के विरोध में विशाल महारैली में शामिल हो गए। आरएसएस वामन मेश्राम साहब को क्यों रोकना चाहती है? क्योंकि आरएसएस कमजोरों को रोकना नहीं चाहती, क्योंकि कमजोरों को रोकने का कोई मुद्दा ही नहीं है। आरएसएस मजबूत नेतृत्व को और संगठन को रोकना चाहती है। आज 3 शक्तियां राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही है। सेंट्रल में गवर्नमेंट बीजेपी की है जो आरएसएस चला रही है, अपोजिशन में कांग्रेस है जो दूसरे नंबर की शक्ति है,
और तीसरे नंबर की शक्ति जो है इस देश में वामन मेश्राम साहब की है। आज हम पार्लियामेंट में नहीं है, ना रूलिंग में है, ना अपोजिशन में है, लेकिन सड़क पर अपोजिशन की भूमिका मेश्राम साहब निभा रहे हैं। मेश्राम साहब के अलावा इस देश में संविधान और लोकतंत्र बचाने की राष्ट्रव्यापी लड़ाई कोई लड़ नहीं रहा। मोहन भागवत बॉम्बे में आता है, सलमान खान की स्तुति करता है, तारीफ करता है। अरे सलमान खान की तारीफ करने के बजाय सलमान खान को आरएसएस शहर संघ चालक क्यों नहीं बनाता भाई? उत्तर प्रदेश में जाता है, घर वापसी का नारा देने के लिए बीजेपी के लोगों को कहता है। दूसरी ओर से प्रतिक्रिया आती है जुबानी युद्ध। अब ये जो लड़ाई चल रही है इसको डाइवर्ट करने के लिए वो प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो विफल हो गए हैं। वामन मेश्राम साहब के जागृति का नतीजा पिछड़े वर्ग के लोगों में इतनी हुई कि आरएसएस के लोगों को पत्थर और तलवार उठाने के लिए पिछड़े वर्ग के लोग नहीं मिल रहे हैं, और मुसलमानों के अंदर भी उतनी जागृति हुई है। मुसलमान प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार नहीं है। रॉ का रिपोर्ट कहता है पांचेब के कारण 20 साल में दंगे कम हो गए। अगर आप लोग मेश्राम साहब को पूरे ताकत देते हो, आंदोलन से सरकार बनती है। अरे बाबरी मस्जिद का जिन्होंने आंदोलन चलाया, जिसके विरोध में, राम मंदिर के समर्थन में, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में आ सकते हैं। और पिछड़ों की जाति आधारित गिनती को लेकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के विरोध में वामन मेश्राम साहब आंदोलन कर रहे हैं। मेश्राम साहब भी सरकार में आ सकते हैं। हो सकत है जब जब इस देश में आंदोलन खड़ा हुआ तब तब सत्ता में परिवर्तन आया। वीपी सिंह ने आंदोलन चलाया, राजा नहीं फकीर हूं, देश की तकदीर हूं, 8वां प्रधानमंत्री बना। केजरीवाल ने एंटी करप्शन का आंदोलन चलाया, 2 स्टेट में सरकार बनी, एंटी करप्शन नहीं हुआ। प्रफुल्ल कुमार ने आसाम में आंदोलन चलाया, वो वहां का राजा हुआ। जगदेव बाबू कुशवाहा जी कहा करते थे हमारी पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल में जाएगी, तीसरी पीढ़ी सत्ता में आएगी। हमारी पहली पीढ़ी मारी गई है, दूसरी पीढ़ी मेश्राम साहब के नेतृत्व में इस देश में जेल भरो आंदोलन कर रही है, भारत बंद का आंदोलन कर रही है। अभी तीसरी पीढ़ी सत्ता में आने की राह नहीं देखनी है, मेश्राम साहब के नेतृत्व में हमें सत्ता में आनी है। और तीसरी पीढ़ी को तो बोनस पे सत्ता मिलनी चाहिए। इस रणनीति पर हम काम कर रहे हैं। आरएसएस कांग्रेस को नहीं रोक रही है, मेश्राम साहब को रोक रही है। आरएसएस को पता है, हमारे लोगों को कम पता है, बीजेपी को ज्यादा पता है। वामन मेश्राम साहब को रोकेंगे तो कांग्रेस को थोड़ा सहारा मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस आज के तारीख में आरएसएस बीजेपी की विरोधक नहीं है। आज के तारीख में हमारी मूवमेंट, हमारा नेतृत्व उनका विरोधक है। ये लड़ाई पूरे ताकत के साथ में चल रहे हैं। ये आरएसएस के लोग कौन हैं जिन्होंने 6 सोनेरी पेज का नाम का किताब लिखा, छत्रपति शिवाजी महाराज की बदनामी की, बंच ऑफ थॉट में छत्रपति संभाजी महाराज की बदनामी की। ये आरएसएस के लोग कौन है जिन्होंने संविधान की कॉपियां जलाई? ये आरएसएस के लोग कौन है? वो लोग वही है जिन्होंने बाबा साहब के पुतले जलाए। वो आरएसएस के लोग वही है जिन्होंने मेश्राम साहब के पुतले जलाए। साथियों, हमें संगठित शक्ति के साथ में इस देश में राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करना होगा। आज वामन मेश्राम नहीं है, वामन मेश्राम साहब एक आंदोलन बन गए हैं। आप जन आंदोलन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मेरी बात आप लोगों ने ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। धन्यवाद सर। साथियों, आगे की कड़ी में इस सभा को संबोधित करने के लिए मैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी विकास पटेल साहब, इन्हें विनंती करता हूं कि वह यहां पर आए और अपनी बात रखें। धन्यवाद संचालक जी। आज के इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे आदरणीय वामन मेश्राम साहब। साथियों, बहुत बड़ी संख्या में आज आप लोग इस आंदोलन में आए हुए हैं और समय ज्यादा हो रहा है। आप सभी लोगों की भी बसें ट्रेनें हैं और मेश्राम साहब को भी हम लोगों को सुनना है।
इसलिए ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता, 2 मिनट की बात करना चाहता। इतनी बड़ी संख्या में आज आप लोग आए तो मोहन भागवत ने क्या किया? दुम दबाकर नागपुर से भाग गया। दुम दबाकर नागपुर से भाग गया तो अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। अभी तो यहां से दुम दबाकर भागा है, अभी यूरेशिया का रास्ता भी दिखाना पड़ेगा, तो अभी उसके लिए भी बड़ी लड़ाई। साथियों, ये ओबीसी की जनगणना रोकेंगे? ओबीसी की जनगणना रोकने की अब इनकी औकात नहीं। ये कितना भी कोशिश कर ले, ये वामन मेश्राम साहब को रोकेंगे, ये बामसेब को रोकेंगे, ये भारत मुक्ति मोर्चा को रोकेंगे? अब इतनी इनकी औकात नहीं है। बहुत टेस्ट कर रहे, बड़ी कोशिश कर रहे, बड़ा पसीना बहा रहे। पहले तो विचारधारा के आधार पर रोकने की कोशिश कर रहे थे, मगर विचारधारा के आधार पर फेल हो गए और मोहन भागवत मानसिक दिवालिया हो गया। कभी कहता है मुसलमान यहीं के हैं, अरब ईरान से नहीं आए हैं, कभी कहता है बीजेपी से हमारा कोई मतलब लेना देना नहीं है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। तो मानसिक दिवालियापन का शिकार मोहन भागवत हो गया है। वैचारिक रूप से मोहन भागवत आरएसएस को रामसेठ ने, मेश्राम साहब ने परास्त करने का काम किया। और इतनी बड़ी ताकत के साथ जब नागपुर में आप उतरे, जो कटक में आपकी परमिशन रोकते थे, उनकी छाती पर मुंह दलने का काम आज आप लोगों ने आकर के यहाँ किया है और उनकी औकात नहीं हुई आपको रोकने की। तो अब ये समझ जाइए कि देश में जो असली ताकत है, ये तो ये लोग मीडिया के माध्यम से ताकत बने हुए हैं। जो पहले नंबर की ताकत, दूसरे नंबर की ताकत की बात हो रही है, ये पहले नंबर दूसरे नंबर की ताकत मीडिया की ताकत है। माइनस मीडिया, आज ये ताकत देश की सबसे बड़ी ताकत है। इस बात को आपको समझने की जरूरत है और इस ताकत को बढ़ाने की जरूरत है। हम ये भाल नहीं है जो दबा दिया जाएगा तो तब जाएगा। अरे जितना दबाओगे उतना तेजी से उछाल मारेगा, और उछाल मारेगा तो तुम्हारे मुंह में लगेगा तो मुंह तुम्हारा ही टूटेगा। इसलिए दबाने की कोशिश मत करो, तुम दबा नहीं सकते इसको। तो साथियों, ये लोग ओबीसी को क्यों नहीं गिनना चाहते? क्योंकि ओबीसी को ये हिंदू के नाम पर गिनते हैं और ओबीसी को हिंदू के नाम पर गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। ब्राह्मण को पता है कि ओबीसी गिना गया तो ब्राह्मण नंगा हो जाएगा। देश में 3.5% ब्राह्मण है और आप ओबीसी के पीछे छुपा हुआ हिंदुओं के नाम पर जैसे ओबीसी की गिनती होगी, ब्राह्मण नंगा हो जाएगा। नहीं गिनते फिर भी ओबीसी जागृत हो रहा है। ये ओबीसी के गांव मोहल्ले में जा रहे हैं, कह रहे तुम भी हिंदू, हम भी हिंदू, गर्व से कहो हिंदू है। ओबीसी कह रहा है ठीक है हिंदू, तुम पहले ये बताओ जानवरों की हो रही है, हमारी गिनती नहीं हो रही है, कब होगी? तुमने तो सरकार बनाया है, ये कब होगी? इनके पास कोई जवाब नहीं है। अब तुम भी हिंदू, हम भी हिंदू नारा नहीं चल रहा है, क्योंकि ओबीसी को भी पता चल गया कि ब्राह्मण अपने को हिंदू नहीं मानता है, ब्राह्मण तो अपने को ब्राह्मण कहता है, ब्राह्मण अपने को हिंदू मानने के लिए तैयार नहीं है। तो हम लोगों को हिंदू बनाना होता है, तब ये कहता है तुम भी हिंदू, हम भी हिंदू। 3 समय ओबीसी हिंदू होता है, चंदा देने के लिए, वोट देने के लिए, मुसलमान से लड़ने के लिए। केवल 3 समय हमको हिंदू बनाया जाता है और बाकी क्या होता है? बाकी वो कितने जाहिल टाइप के लोग हैं। अभी भी उनके मन से रिपोर्ट नहीं आ रहा। कितने लोगों संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने दे दिया, समता बंधुता बंधुता है, देश के सभी नागरिक बराबर है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन ये कैसे जाहिल टाइप के लोग हैं, इनके दिमाग से भितोर ही नहीं निकल रहा है कि हम उनसे पैदा हुए इसलिए हम ही बड़े हैं, इसलिए हम ही श्रेष्ठ है और हमको सबको गुलाम बनाकर रखना चाहिए। तो जाहिलता वाली व्यवस्था इनके पुरखे पूर्वजों ने बनाकर रखी थी, वो जाहिलता वाली व्यवस्था इनके दिमाग से नहीं निकल रही है और इसी वजह से ये लोग ये सारा काम कर रहे हैं। संविधान के विरोध में काम कर रहे हैं, लोकतंत्र के विरोध में काम कर रहे हैं, ओबीसी एससी एसटी के हक अधिकारों के विरोध में काम कर रहे हैं। लेकिन अब ये रोक नहीं सकते, ये सफल नहीं हो सकते। अब इस देश में मूल्यवासी बहुजनों को कोई ताकत आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। आने वाले समय में इस देश में हम लोग न केवल राजपाट कायम करेंगे, बल्कि इस देश में
जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये इंसाफ भी कायम करने का काम हम ही लोग मोहम्मद मेश्राम साहब के नेतृत्व में करने का काम करेंगे। इसके लिए बस यहाँ से जाने के बाद आप सभी लोगों को यहाँ से चुप नहीं बैठना है। अभी हम लोगों ने देश को ताकत दिखा दिया है, दुनिया को ताकत दिखा दिया है, और ये लोगों को पता चल गया है अगर आरएसएस किसी से डरता है तो मोहम्मद मेश्राम नाम से भारत मुक्ति मोर्चा से डरता है। ये आवाज गांव-गांव तक पहुंचाने की जरूरत है, ये जागृति गांव-गांव तक पहुंचाने की जरूरत है। और ओबीसी की गिनती आरएसएस नहीं करना चाहता, ओबीसी की गिनती बीजेपी नहीं करना चाहती, ये बात भी गांव-गांव तक पहुंचाने की जरूरत है। पिछले दिनों से जो हम लोगों ने ये काम किया उसका नतीजा आया कि 2024 में जब सरकार बनी तो 2024 में सरकार दोनों पैरों पर खड़ी सरकार नहीं बनी, लड़ाई सरकार बन गई, क्योंकि ओबीसी के लोग हट गए। अभी ये जो लड़ाई सरकार है इसको गिरा देना है, ये गिर जाएगी। अभी ये जा करके यहाँ से गांव-गांव में बहुत बड़े पैमाने पर जागृति फैलाना है। और ये ओबीसी का मुद्दा कैसे रोकेंगे, ये कैसे रोकेंगे? यहाँ से जाने के बाद ये आंदोलन इतना बड़ा करना है, इतना बड़ा करना है। और आने वाले 23 अप्रैल को जाति आधारित जनगणना के लिए, यूजीसी कानून लागू करने के लिए भारत बंद का ऐलान भी मोहम्मद मेश्राम साहब के द्वारा किया गया है। उसको बहुत बड़े पैमाने पर आप लोग कामयाब करेंगे, इस आशा और उम्मीद के साथ आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। धन्यवाद सर। साथियों, जिस कड़ी का हम इंतजार कर रहे हैं उस कड़ी को हम सामने करते हुए आज की इस महारैली का अध्यक्षीय मार्गदर्शन करने के लिए मैं भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जन आंदोलन के प्रवर्तक माननीय वामन मेश्राम साहब, इन्हें विनंती करता हूं कि वह आज के कार्यक्रम को संबोधित करें। हेलो 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 साथियों, आप लोग सभी लोग ये कहते हो कि मेश्राम साहब आगे बढ़ो। अरे मैं तो आगे बढ़ा हुआ ही, अगर मैं आगे नहीं बढ़ा होता तो तुम कम से कम पीछे क्यों आते? मैं आगे बढ़ा हुआ हूँ, इसीलिए ना तुम पीछे आए हुए हो। नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको हमेशा आगे रहना पड़ता है। वो आगे रहता है तभी लोग पीछे उसके लगते हैं। साथियों, कुछ बातें हैं जिस पर मैं आज के मौके पर आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। आप लोगों को जानकारी होगी कि ये जो 4 चरणों का आंदोलन है, जिसका ये चौथा चरण चल रहा है, ये हमने क्यों किया? कि ओडिशा में मामसेप का राष्ट्रीय अधिवेशन 5 दिन का अधिवेशन होने वाला था, जिसके लिए ग्राउंड बुक कर दिया गया था, जिसके लिए पुलिस परमिशन मिल गई थी। इसका मतलब है सारी कानूनी बाध्यताएं दूर करके, रुकावटों को दूर करके, कानून की सम्मति से वो 5 दिन का अधिवेशन होने जा रहा था। जब वो कानून की सहमति से अधिवेशन होने जा रहा था तो क्या कारण रहा कि उन लोगों ने हमारा कार्यक्रम, अधिवेशन, जो आज तक किसी भी राज्य में, इवन बीजेपी के राज्य में भी, हमारे राष्ट्रीय अधिवेशन, उसके ग्राउंड को, उसके पुलिस परमिशन को कभी नहीं रोका गया।
उसकी वजह है कि हम कानून और संविधान के दायरे में रहकर काम करते हैं। आप लोगों को भी ये ध्यान रखना होगा, कभी भी अपने तहसील में, अपने जिले में, अपने राज्य में जब भी कोई आंदोलन का काम करना है तो कानून और संविधान के दायरे में रहकर ही ये काम करना है। क्योंकि ये जो देश है, संविधान बनने के पहले ये 650 संस्थानिक राजा हुआ करते थे। तो कम से कम 650 टुकड़ों में भारत बटा हुआ था। आप लोगों को जानकारी नहीं होगी, मगर 26 जनवरी 1950 के पहले का इतिहास आप पढ़ लो, उसका सारा डाटा देख लो, तो आपको पता चलेगा कि ऐसा था। तो संविधान ने चाहे 650 संस्थानिक थे और जो प्रजा संस्थान में नहीं रहती थी, वो प्रजा अंग्रेजों के नियंत्रण में थी, वो सारा मिलाकर भारत के संविधान ने एक संघ भारत का निर्माण किया और सभी देश के लिए एक संविधान लागू किया और देशवासियों ने संविधान को स्वीकार किया। जब संविधान को सारे देशवासियों ने स्वीकार किया, उसमें तमाम प्रकार के संवैधानिक अधिकार है। आप लोगों को ये जानकारी नहीं होगी, आप लोगों को केवल एक ही बात मालूम है, संवैधानिक अधिकार है, तो ये पर्याप्त जानकारी नहीं है। संवैधानिक अधिकार छोटे अधिकार होते हैं। ये बात हमारे लोगों को समझ में नहीं आती। संवैधानिक अधिकार एक अधिकार है, फंडामेंटल राइट सबसे बड़े अधिकार है। फंडामेंटल राइट किसे कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट के पास भी इसको रद्द करने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार इमरजेंसी में केवल स्थगित किए जा सकते हैं। तो जिस इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर मौलिक अधिकार को कुछ दिनों के लिए स्थगित किया था, जनता ने इंदिरा गांधी की सत्ता को खत्म कर दिया। चुनाव बाद, जब इमरजेंसी के बाद चुनाव हुआ था, तो जनता ने मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आरोप में इंदिरा गांधी की सत्ता को खत्म किया, क्योंकि ये स्वतंत्रता का अधिकार है। इसलिए इस बात को हम लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आर्टिकल 19 के तहत हम लोग वहां अधिवेशन कर रहे थे, उसका ग्राउंड बुक था, उसकी पुलिस परमिशन थी, सब कुछ था। सब कुछ होने के बावजूद भी क्यों रद्द कर दिया? आप लोगों को भी थोड़ा समझने के लिए दिक्कत हो रही हो। ये सब कुछ परमिशन पहले से था, तो ये रद्द क्यों कर दिया? वो जो अधिवेशन था, परमिशन तो पहले मिल गई थी, पर्चा बाद में हमने निकाला। तो पर्चे में एक टैगलाइन थी, पर्चे में सबसे ऊपर में जो पर्चा हमने निकाला था, उसके सबसे ऊपर में लिखा था, यह अधिवेशन ओबीसी की जाति आधारित गिनती के लिए समर्पित किया जाता है। आप लोग ध्यान नहीं देते, वो लोग ध्यान देते हैं।
आप लोगों को उसका महत्व समझ में नहीं आया। मैंने लिखा, मुझे समझ में आता इसीलिए लिखा। आपने पढ़ा और छोड़ दिया। हाँ ठीक है, बहुत सारे सेंटेंस है, उसमें एक सेंटेंस ये भी है, ऐसा ही आपने मान लिया, मगर वो सेंटेंस नहीं था। वो ओबीसी की जाति आधारित गिनती के लिए ये 5 दिन का अधिवेशन समर्पित है। तो इससे उन लोगों को मैसेज गया, अरे दिल्ली में हमारी सरकार ओबीसी के लोगों को मूर्ख बनाकर ही तो हमने बनाई हुई है, और ये अधिवेशन उनको जागृत करने की बात कर रहा है। अगर ये लोग जागृत हो जाते हैं, ओबीसी के लोग जागृत हो जाते हैं, तो अगली बार सेंट्रल में बीजेपी की सरकार आने वाली नहीं है। ये सोचकर उन्होंने उस अधिवेशन का परमिशन रद्द कर दिया। अधिवेशन का परमिशन रद्द कर दिया। इस वजह से वामन मेश्राम रुक जाएगा, है? रुक जाएगा। मूर्खता की भी हद होनी चाहिए, मूर्खता की हद होनी चाहिए। थोड़ा बहुत मूर्ख होना चाहिए, मगर मूर्खता हद में होनी चाहिए, ज्यादा मूर्ख नहीं होना चाहिए। तो उन लोगों को लगा कि ऐसा करेंगे, रोक देंगे। हमने जिस दिन उन्होंने लेटर निकाला, उसी दिन मैंने वीडियो बना के ऐलान कर दिया कि इसके विरोध में सारे देश भर में आंदोलन किया जाएगा। 4 चरणों का आंदोलन किया जाएगा, 4था चरण चल रहा है। और ये भी हम जानते थे कि ये ओडिशा में जो बीजेपी की सरकार है, ये जो ओडिशा सरकार के लोगों ने ये फैसला नहीं लिया, उनकी इतनी औकात नहीं है। अगर उनकी ज्यादा औकात होती तो परमिशन ही नहीं देते, परमिशन ही नहीं देते। परमिशन दिया, इसका मतलब हमारे सामने उनकी औकात ज्यादा नहीं थी, तो परमिशन दे दिया। तो इसलिए हमको समझ में आया कि हमसे ज्यादा औकात रखने वाले जो लोग हैं, कम से कम इस देश में तो आरएसएस वाले ही लोग हैं, क्योंकि हमारी सरकार नहीं है, इसलिए हम मान रहे कि हमारे से थोड़ी ज्यादा औकात है। तो लोकतंत्र में 5 साल के लिए अगर किसी की कोई औकात होती है भी, 5 साल के लिए, हमेशा के लिए नहीं होती है। तो जैसे लोकतंत्र में उनकी 5 साल में सरकार आई है, हमारी भी आ सकती है। कम से कम ताली बजाने वाले लोगों का तो यकीन है, बाकी लोगों का जो देख रहे हैं वो अंदाज ले रहे हैं कि हाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। चलो जो नहीं बजाने वाले थे वो भी बजा रहे हैं। तो इसी तरह से लोग धीरे धीरे शामिल होते रहते हैं, सारे देश भर में शामिल होते रहते हैं, ऐसे ही हो रहे हैं। बहुत लंबा समय लगाकर बुनियादी संगठन हमने वहां से बनाया। 769 जिले हैं 36 राज्यों में, 769। हमने 32 राज्यों के 625 जिलों में हमारा संगठन है, और ये सारे जिलों में 32 राज्यों के 625 जिलों में हमने ये जिला लेवल पर 3 चरणों का आंदोलन किया, और सारे देश भर से लोग यहां आए हुए थे। तो यहां के पुलिस कमिश्नर ने हमारे लोगों को बुलाया कि आपके कितने लोग आ रहे हैं? तो हमारे लोगों के 5000 लोग आ रहे हैं। वो तुम्हारे जो सोशल मीडिया में लोग बोल रहे हैं
अरे उसकी गिनती करो तो वही 10, 20, 25, 50 हजार हो रहे हैं। तुम बोल रहे हो कि 5,000 आ रहे, अरे वो जो वहां लिख रहे हैं वही 50,000, 100 और 1 लाख से कहीं ज्यादा है। आप 5,000 बोल रहे हैं। तो साथियों, पुलिस वालों का भी यकीन नहीं है, क्योंकि उन लोगों को सारे देश भर से जानकारी मिल रही है ये आंदोलन राष्ट्रव्यापी आंदोलन है और वास्तव में ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। हम लोग राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण करने में कामयाब हो गए। अब हमको आगे क्या करना है? तो सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये है कि ओबीसी की जातीय आधारित गिनती, ये हमारा पहले नंबर का मुद्दा है। मगर ये जो पहले नंबर का मुद्दा है, ये मुद्दा तभी पहले नंबर का मुद्दा बन सकता है जब ईवीएम मशीन का बंदोबस्त किया जाएगा। अमेरिका में ईवीएम मशीन नहीं है, थी। यूरोप में ईवीएम मशीन नहीं है, थी। सारे दुनिया में ईवीएम मशीन नहीं है, और जहां थी वहां सारे देश के लोगों ने बैलेट पेपर लाए। टेक्नोलॉजी का अगर अध्ययन किया जाए तो भारत अमेरिका से आगे है टेक्नोलॉजी में। कोई नहीं माने, कोई इस बात को मानने के लिए राजी नहीं है कि भारत के पास अमेरिका से आगे टेक्नोलॉजी है। नहीं, भारत के पास अमेरिका से आगे टेक्नोलॉजी नहीं है। अमेरिका के पास ही भारत से आगे टेक्नोलॉजी है। और ऐसा होने के बावजूद भी अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में और तमाम दुनिया के बड़े देशों में जहां जहां भी लोकतंत्र है वहां बैलेट पेपर पर चुनाव हो रहा है। आप लोगों को मालूम नहीं होगा, मैं दुनिया के तमाम देशों में, अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, सारे देश भर में घूम से आया हूं। बराबर है? पटेल को पूछो। कुछ लोगों को लगता है अरे वामन मेश्राम भी फेंक रहा है, नरेंद्र मोदी फेंकता है, वामन मेश्राम भी फेंक रहा है, इसलिए सबूत रखना पड़ता है। पाटिल यहाँ पर है, उसको मालूम, चश्मा लगा के है ना, अंकुश पाटिल, उसको मालूम, वो लंदन से आया हुआ, रैली के लिए आया हुआ। तो हाँ, तो साथियों, ये हमारा जो आंदोलन है उसकी शाखाएं अमेरिका में है, यूरोप में है, ऑस्ट्रेलिया में है और तमाम देशों में इसकी शाखाएं हैं, और वहां हमारे कार्यक्रम चलते रहते हैं। इसलिए ये आंदोलन सामान्य आंदोलन नहीं है, और हम लोकतंत्र के अधीन रहकर, कानून और संविधान के अधीन रहकर अपने सारे काम करते हैं। ये हमारी मौलिक बात है, इसे समझना बहुत जरूरी है। उसी तरह से ओबीसी की जातीय आधारित गिनती के लिए हम इस देश में आंदोलन कर रहे हैं। एक देश का प्रधानमंत्री ओबीसी बना हुआ है, नरेंद्र मोदी। अभी 2026 चल रहा है और ओबीसी के जातीय आधारित गिनती का मुद्दा मैंने 2000 से उठाया, और जब मैंने ये उठाया उसके बाद आरएसएस ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट बनाया। किसी को समझ में आता है या नहीं आता है? मोदी को समझ में आता है कि साला वामन मेश्राम ब्राह्मणों की ऐसी तैसी करेगा तब तो मुझे साले ये लोग सर पर बिठाएंगे। तो मेरी वजह से
नरेंद्र मोदी को उन्होंने सर पर बिठा के रखा हुआ है। तो हम भी रणनीति के तहत मोदी से भाईचारा बना के रखे हुए हैं। जब तक हमारा आदमी, ओरिजिनल आदमी वहां नहीं पहुंचे तब तक तुम रहो। अभी डुप्लीकेट ओबीसी रहेगा और बाद में ओरिजिनल ओबीसी आ जाएगा। और ब्राह्मणों को डुप्लीकेट ओबीसी रखने के लिए भी ब्राह्मण को दूर रखना पड़ेगा। तो इस तरह से अब हमारे आंदोलन के बदौलत चाहे डुप्लीकेट ओबीसी क्यों न हो, मगर एक ओबीसी के आदमी को देश का प्रधानमंत्री बना के बनाना पड़ रहा है। तो ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारा आंदोलन का प्रभाव इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है। हमारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, आरएसएस के लोगों को समझ में आती है, भाजपा के लोगों को समझ में आती है, हमारे जो लोग हैं उनको समझ में नहीं आती है। मगर यहां जितने आए हैं उन लोगों को जरूर समझ में आया। अब जो आए हैं उनको समझ में आया हुआ है, जिनको समझ में नहीं आया है वो एक एक आदमी, एक 100 आदमी अपने अपने इलाके में तैयार करे। अगर एक 100 आदमी, एक आदमी तैयार करे तो 2030 तक का हमारा टारगेट है। टारगेट क्या है? 6 लाख गांव में हमारा आंदोलन हमको पहुंचाना है। 6 लाख गांव में, ध्यान रखो, आप लोगों को टारगेट दे रहा हूं, 6 लाख गांव में आंदोलन पहुंचाना है और 15 लाख बूथ पर आंदोलन पहुंचाना। गांव और बूथ का फर्क क्या है? 1200 वोटर का एक बूथ होता है। किसी गांव में 2 बूथ हो सकते हैं, 3 बूथ हो सकते हैं। तो एक 15 लाख बूथ है और एक भौगोलिक नेटवर्किंग 15 लाख बूथ का, और दूसरा है सोशल नेटवर्किंग, शेड्यूल कास्ट, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब, नॉमिनिक ट्राइब, एमबीसी, ओबीसी और इनसे बनी हुई माइनॉरिटी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत, 14 सामाजिक समूहों के लोग। अगर ऐसा 15 लाख इनको 14 करो तो ये समूह हो जाते हैं 2 करोड़। 2 करोड़ सामाजिक समूह जो है इसको हमको संगठित करना है। 140 करोड़ को नहीं करना है, केवल 2 करोड़ सामाजिक समूहों को अगर आप इकट्ठा कर लेते हो तो हमें आंदोलन करने के लिए और आंदोलन को जन आंदोलन बनाने के लिए जितने करोड़ लोग चाहिए उतने करोड़ लोग मिल जाएंगे। गांधी जी ने जब 9 अगस्त 1942 को आंदोलन चलाया था और उस आंदोलन को जन आंदोलन में रूपांतरित किया था, केवल 3 करोड़ लोग थे। 3 करोड़ लोगों ने गांधी जी के आंदोलन में हिस्सेदारी ली, आंदोलन जन आंदोलन हो गया था और जन आंदोलन करने की वजह से अंग्रेज लोग भारत छोड़कर चले गए। अगर हम लोग इसी तरह से जन आंदोलन निर्माण करते हैं, इसी तरह से जन आंदोलन निर्माण करते हैं तो हम भी आजाद हो जाएंगे। तो हमारा लक्ष्य आजादी का, ये ध्यान रखो। 15 अगस्त 47 को हमारे लोग आजाद नहीं हुए, ब्राह्मण लोग अंग्रेजों से आजाद हुए। 15 अगस्त 47 को ब्राह्मण अंग्रेजों से आजाद हो गया।
ब्राह्मणों से मूल निवासी आजाद नहीं हुआ। ब्राह्मण भी अंग्रेजों की तरह विदेशी था, मगर एक विदेशी ने दूसरे विदेशी के विरोध में आंदोलन चलाया तो हमारे लोग कुछ समय के लिए भ्रम में पड़ गए कि ये विदेशियों को भगाने का आंदोलन कर रहे हैं, ये भी मूल निवासी होंगे, इसीलिए तो विदेशियों को भगा रहे हैं। भ्रम में पड़ गए। जब मैंने मूल निवासियों का आंदोलन शुरू कर दिया तब लोगों को समझ में आया कि मूल निवासी आजाद नहीं हुआ। मूल निवासियों को आजाद करने का आंदोलन चलाना बाकी है, इसलिए मूल निवासियों का आजादी का आंदोलन शुरू कर दिया गया है। इसलिए आजादी का आंदोलन मूल निवासियों का अगर सफल करना है तो क्या करना होगा? अगर करना है तो आपको, जैसे मैंने कहा, पहले कहा कि आपको 6.5 लाख गांव में, 15 लाख बूथ में और 2 करोड़ सामाजिक समूहों में अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा आजादी का मामला सफल हो सकता है। ये काम हमको करना होगा, ये बात हमको ध्यान रखना होगा। दूसरा मुद्दा है कि भारत में ईवीएम मशीन वोटों की चोरी कर रही है। ईवीएम मशीन जो है इससे वोटों की चोरी हो रही है। अभी आज ही मेरे पास एक खबर आई कि 100 से ज्यादा चुनाव क्षेत्रों में अभी महाराष्ट्र में ग्रामीण विभाग में चुनाव चल रहा है, जिला पंचायत में। तो 100 से ज्यादा सीटों का चुनाव का रिजल्ट आया तो वो बूथ बैलेट पेपर पर हो रहा है, तो उसमें 1 सीट बीजेपी को मिली। इसका मतलब ये है कि बूथ लेवल पर उनको सफलता मिलने वाली, बैलेट पेपर पर सफलता मिलने वाली नहीं है, क्योंकि वहां चोरी करना मुश्किल है। ईवीएम मशीन में क्या है, अंदर ही अंदर चोरी कर सकते हैं और बाहर पता नहीं चलता। मशीन बनाने का और मशीन बनाकर देने का ये सारी कंपनियां बीजेपी के लोगों की है और वो ईवीएम मशीन बनाती है और जैसी ईवीएम मशीन उनको चाहिए वैसी बनाती है। पहले ये अमेरिकाई लोग से आती थी, अब ये भारत से ही बन रही है। इसलिए साथियों, ईवीएम मशीन को हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ईवीएम मशीन हटाना ये कैसे होगा? ईवीएम मशीन हटाना कैसे होगा? ईवीएम मशीन 2 करोड़ सामाजिक समूहों तक हमारा आंदोलन खड़ा नहीं होता तब तक नहीं हटाना, तब तक नहीं हटाना। मुद्दा खत्म हो जाए तो हवा निकल जाती है। लोगों को लगता है अरे अब तो हो गया है। अब लोगों के समझने, मेरे समझने में फर्क है। लोगों को जितना समझ में, मुद्दा खत्म हो गया तो मुझे क्या समझ में आता, अरे लोग नहीं आए, बोले हो गया, सफलता मिल गई। भारत के राज्य सत्ता पर मूल निवासियों का कब्जा जब तक नहीं होता, मुद्दा कैसे खत्म होगा, ये मेरे को समझ में आता। हमारे लोगों को क्या समझ में आता, अरे मुद्दा खत्म हो गया, खत्म हो गया भाई। राज चाहे आरएसएस का रहे, राज चाहे कांग्रेस का रहे, वो हमारे लोगों को ऐतराज नहीं। हमारे लोगों का राज जब तक नहीं आएगा तब तक वास्तविक मुद्दा समाप्त होने वाला नहीं है। और ये सत्ता ईवीएम मशीन के द्वारा आने से रोकने की व्यवस्था पूरी कर दी गई है। ये बात साथियों हम लोगों को ध्यान रखना होगा। ईवीएम मशीन वोटों की चोरी करती है। वोट का अधिकार मौलिक अधिकार है। एक तो अधिकार होता है और एक मौलिक अधिकार होता है। तो वोट का अधिकार नहीं है, ये मौलिक अधिकार है।
फंडामेंटल राइट है। ये फंडामेंटल राइट इस देश में हम लोगों को सबसे बड़ा अधिकार है, क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर ऐसा सोचते थे, सरकार चाहे कोई भी आ जाए, चाहे बीजेपी की आ जाए, चाहे कांग्रेस की आ जाए, मौलिक अधिकार को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगा सकते। बहुतांश लोगों को यह पता नहीं है मौलिक अधिकार। सरकार को मौलिक अधिकार में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। अरे कोई हाई कोर्ट का वकील है क्या? हाथ खड़ा करो। ये इधर मैंने इसीलिए जानबूझकर ये साइड में खड़ा करके रखा, उधर पाटिल को खड़ा करके रखा। मौलिक अधिकार में सरकार को हस्तक्षेप करने का अधिकार है नहीं है। हाई कोर्ट का वकील कह रहा, हमारे लोगों को पता नहीं। सरकार के पास सब कुछ है ना, गलत बात है। सरकार के पास मौलिक अधिकार में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। मान लो बीजेपी की सरकार आई, वामन मेश्राम नहीं बोल सकता, कैसे बोल सकता है? गला दबाने का अधिकार किसी सरकार के पास नहीं है। मौलिक अधिकार है बोलने का अधिकार, तो किसी सरकार के पास, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, मौलिक अधिकार है, और वो किसी भी सरकार को रद्द करने का कोई अधिकार नहीं है। ये बात हम लोगों को रखना और समझना बहुत जरूरी है। ऐसे अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार होना चाहिए, ऐसे अधिकार की संपूर्ण रक्षा करने का अधिकार होना चाहिए। मगर उड़ीसा ने भी रद्द कर दिया। इसलिए ये बात मैं खास तौर पर आपको बताना चाहता हूं कि संविधान में एक संशोधन होना चाहिए। जो संगठन कानून और संविधान के दायरे में रहकर काम करता है और हिंसा फैलाने का काम नहीं करता है, उसको पुलिस परमिशन केवल औपचारिकता मानी जाए। उनके दया पर और मर्जी पर इस अधिकार को ना रखा जाए। हमारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी, इतना आसान नहीं है ये, क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर के दिमाग को समझना मुश्किल बात है। इसलिए बता रहा हूं आप लोगों को, ये मौलिक अधिकार है तो पुलिस के दया पर इस अधिकार को ना रखा जाए। पुलिस परमिशन देगी तो ये अधिकार है। अरे तो इसका मतलब मौलिक अधिकार का क्या मतलब? जो अधिकार मौलिक अधिकार है, अगर वो पुलिस के दया पर निर्भर है तो काहे का मूलभूत अधिकार है? मूलभूत अधिकार को, फंडामेंटल राइट को सुप्रीम कोर्ट को भी रोकने का अधिकार नहीं, मगर पुलिस वाले रोक देते। सुप्रीम कोर्ट को भी रोकने का अधिकार नहीं है, मगर पुलिस वाले रोक देते हैं। पुलिस वाले रोकने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है, फिर सुप्रीम कोर्ट पुलिस वालों को रोक लगाते हैं। हाँ भाई मेश्राम जी आप बता, तब तक साल चला जाता है, 1 साल चला जाता है, समय चला जाता है। बहुत बार हाई कोर्ट वाले सुनवाई नहीं करते, समय बर्बाद करते हैं और मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए भी रुकावट पड़ते हैं। अगर वहां से रद्द कर देते हैं तो मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाते हैं, अगर उधर ही उधर घुमाते रहे तो सुप्रीम कोर्ट में भी मामला नहीं जाता है। कई किस्म की दिक्कतें हैं। तो इसलिए ये जो मौलिक अधिकार है, ये पुलिस परमिशन के दया पर नहीं रखना चाहिए, पुलिस परमिशन के ऊपर नहीं रखना चाहिए, सरकार के अनुमति पर नहीं रखना चाहिए। केवल एक काम करना चाहिए कि उनको केवल जानकारी देने का काम होना चाहिए कि अगर ये आपका मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 19 के तहत मुझे कार्यक्रम करना है, तो ये पुलिस को मैं जानकारी दे रहा हूं। उसमें ये लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि हमें ऐसा करने की अनुमति दी जाए, नहीं, ये मैं जानकारी दे रहा हूं, ये तो मेरा मौलिक अधिकार है, तो मैं तो करूंगा ही करूंगा। तुम जेल में लेके जाते हो तो करूंगा, नहीं ले जाते हो तो भी करूंगा।
ये मौलिक अधिकार है। पुलिस को केवल जानकारी देने भर का काम होना चाहिए, हाँ ना कहने का अधिकार पुलिस के पास नहीं रहना चाहिए। पुलिस के पास कंपल्सरी ये बंधन रखना चाहिए कि ये मौलिक अधिकार है, इनका कार्यक्रम करना। अब तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है पुलिस वालों की? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो। तुम्हारा अधिकार क्या है पुलिस का? तुम केवल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो। लॉ एंड ऑर्डर मीन्स उनका मौलिक अधिकार बरकरार रहे, इसलिए तुम शांति व्यवस्था बनाए रखो, लॉ कानून व्यवस्था बनाए रखो, ताकि उनका मौलिक अधिकार बरकरार रहे। हमें मौका मिलेगा। अब बच्ची हुई है तुम्हारा संशोधन बाकी का मिल जाता मेरे को और कुछ नहीं करना है। आज सभा का जो मेरे को 19 के अधीन ये संशोधन पारित करेगा। ये सब ये देंगे ना तो मौलिक अधिकार बरकरार रहेगा और नंबर लेकर पुलिस के दया पर ये निर्भर नहीं रहेगा। इसके लिए हम लोगों को आने वाले समय में जो विधानसभा का चुनाव है, गाँव में जो लोकसभा का चुनाव है, उन लोगों को सब उनमें भी हमारे लोगों को अच्छी ताकत दिखानी होगी। ओबीसी वाले को हम करोड़ों की संख्या में सड़कों पर लोगों को चुनाव में हम लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं, ऐसा नंबर है। हम लोग क्यों कामयाब नहीं होते हैं कभी? आप इसके बारे में विचार किया? जब करोड़ लोग हम मोबिलाइज कर लेते हैं तो चुनाव में कामयाब क्यों नहीं होते? क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए फोन कर हमारे पास नंबर फोन कर देना हमारे पास काला धन नहीं है हिंदू क्या और काले धन के बगैर नहीं हिंदू नहीं, मेरा रहना इधर के भान पड़ा चुनाव भारत में इनकी भान लड़ा नहीं जा सकता, जीता नहीं जा सकता। पहले कांग्रेस के लोग काला धन का इस्तेमाल करते थे, अभी बीजेपी के लोग काला धन का इस्तेमाल करते हैं। जिनकी भी सरकार होती है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, दोनों के दोनों काला धन पैदा करते हैं और काला धन संभालने के लिए किसी न किसी उद्योगपति के पास रखते हैं। पहली बार ऐसा हुआ, कांग्रेस वाले जिसके पास धन रखते हैं, बीजेपी वाले भी उसी के पास रखते हैं। क्या नाम है उसका? अडानी। ऐसा दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं होगा। अडानी के पास बीजेपी वाले भी रखते हैं और कांग्रेस वाले भी रखते हैं, और अगर कांग्रेस को कम करता है तो अडानी अपने पास का दे देता है, तो तब बाद में तो मेरे पास आ ही जाएगा। ऐसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सारा का सारा काम चल रहा है। इसलिए इस देश में अल्पसंख्यक लोगों की सरकार बहुसंख्यक लोगों पर स्थापित की जाती है। देश में 3.5% ब्राह्मणों की सरकार या तो विरोधी पार्टी की सरकार 3.5% की, और जो गवर्नमेंट है वो भी उन्हीं की। देश में तो बीजेपी कांग्रेस और कांग्रेस बीजेपी दोनों की ही सेंटर में और स्टेट में सरकारें बनी हुई है, और इस तरह से काले धन के आधार पर इन लोगों की सरकार देश में चल रही है। तो आने वाले समय में काले धन के विरोध में, जैसे ये अभी हमने भारत बंद का कार्यक्रम चलाया और यहाँ नागपुर में जिस तरह से सारे देश के लोग यहाँ आए, वैसे काले धन के लिए भी हम लोग देशव्यापी आंदोलन करेंगे, क्योंकि वो हमको मिलता नहीं। हमको क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हमको मिल गया तो न बीजेपी की सरकार आएगी न कांग्रेस की सरकार आएगी, फिर तो हमारी सरकार आएगी। मैं तो ये कहता हूं,
काले धन वालों को, अरे आप हमको दोगे तो सफेद सरकार ला सकते हैं, हम काले धन से सफेद सरकार ला सकते हैं। कैसे? क्योंकि मूल निवासियों की सरकार जब तक नहीं आएगी तब तक वो वास्तविक सरकार नहीं हो सकती है। वास्तविक सरकार तो मूल निवासियों की सरकार हो सकती है। इसलिए हमें अपनी सरकार लाने के लिए काम करना होगा, और इसके लिए क्या करना होगा, हमको सारे देश भर में कम से कम जहां 500 लोकसभा की सीटें चुनकर आती है, 500 लोकसभा में, हर लोकसभा में 1 लाख लोगों को अपने समर्थन में खड़ा करना, कम से कम। अगर आप ऐसा करते हो, लोग तो हमारे है ही, आसान काम क्या है, हर लोकसभा में 90% लोग हमारी है। अगर 90% लोग हमारे हैं तो हमारे लोगों को उसमें से 1 लाख लोगों को खड़ा करना समर्थन में ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। और उनके पास से अगर आप 1 लाख लोगों से 1 रुपया लोगे, 1 लाख रुपया मिलेगा चंदा। 10 रुपया लोगे 10 लाख होगा। 100 रुपया लोगे 100 लाख होगा। 100 लाख का मतलब 1 करोड़ होगा। ये 1 करोड़ सफेद है कि नहीं? अरे 1 करोड़ अगर हमको चुनाव लड़ने के लिए मिल जाए तो हमारे विरोध वालों को 100 करोड़ खर्चा करना होगा। 100 करोड़ भी 1 करोड़ का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, और हम लोग कामयाब हो सकते हैं। इसलिए साथियों, मैं आप सभी लोगों को अपने अपने लोकसभा चुनाव क्षेत्र में 1 लाख लोगों को तैयार करने का अपील करता हूं। आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी, आप इस पर अपने अपने लोकसभा में अमल करने का काम करेंगे, इस आशा और विश्वास के साथ आप। और एक और अपील मैं करना चाहता हूं कि आप लोगों को ये जो भागवत आरएसएस हेडक्वार्टर में नहीं है, उधर जाने का कोई मतलब नहीं है ही नहीं। लॉक लगा के चला गया तो उधर जाने का कोई मतलब है नहीं। यहां से सीधे निकलो और अपने अपने घर चले जाओ, वो मैं देखूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। खामखा वो पूछ पर लात रख दिया गलती से तो काटना तो पड़ेगा ना। जब तक हम नहीं काटेंगे तब तक हमारा समाधान होने वाला नहीं है। धन्यवाद।